नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रीढ़ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये एक मशीन न होती तो शायद आज हमारे घरों तक बिजली पहुंचना ही नामुमकिन होता। खास तौर पर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड के हर जिज्ञासु के लिए आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का एक शानदार सफर तय करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर आखिर हैं कहाँ। सच कहूँ तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हर जगह मौजूद हैं। हमारे घरों की बिजली से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, पावर स्टेशंस, यहाँ तक कि हमारे छोटे से मोबाइल चार्जर और इन्वर्टर में भी इनका इस्तेमाल होता है। बड़े सब स्टेशनों में तो ये होते ही हैं। असल में ये हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के वो अनाम नायक हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर पूरी व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के चलाते रहते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। बुनियादी स्तर से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक इस ट्रांसफॉर्मर तकनीक में महारत हासिल करने के लिए आखिर क्या चाहिए? एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना देखने वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कुछ परिभाषाएं रट लेने का खेल नहीं है। इसके हर एक बारीक पहलू को समझना होगा। और इसीलिए आज हम एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे जो बेसिक नॉलेज से लेकर आपकी विशेषज्ञता तक का रास्ता बिल्कुल साफ कर देगा। हमारे इस पूरे सफर को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ट्रांसफॉर्मर एक सार्वभौमिक उपकरण। दूसरा, बुनियादी बातें और बनावट। तीसरा, समीकरण, हानियां और दक्षता। चौथा, कूलिंग, रखरखाव और उपयोग। और आखिर में 5वां, परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी। तो चलिए अपने रोड मैप के पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक सार्वभौमिक उपकरण। किसी भी चीज को समझने की शुरुआत हमेशा उसकी परिभाषा से होती है ना? आसान शब्दों में कहें तो ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक बेहद जरूरी उपकरण है जिसका इस्तेमाल पावर को मैनेज करने के लिए लगभग हर जगह किया जाता है। इसे आप बिजली व्यवस्था का ट्रैफिक पुलिस भी मान सकते हैं। ये खुद कोई बिजली पैदा नहीं करता और ना ही उसे नष्ट करता है। ये बस इतना तय करता है कि सही वोल्टेज बिल्कुल सही जगह तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। इस पूरे सिलेबस का पहला कदम इसी बुनियादी काम को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है बुनियादी बातें और बनावट। इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे सिलेबस को 2 बहुत ही साफ हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ हमारे सैद्धांतिक सिद्धांत है, यानी वो अदृश्य विज्ञान जो बताता है कि इसका कार्य क्या है और ये किस सिद्धांत पर काम करता है। और दूसरी तरफ है इसकी भौतिक बनावट, यानी मशीन के वो ठोस हिस्से जिन्हें हम सच में देख और छू सकते हैं, जैसे कि कोर और वाइंडिंग। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। अब बनावट की बात हो ही रही है तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बीच का फर्क समझना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, जहां लंबी दूरी तक पावर सप्लाई भेजने के लिए वोल्टेज को स्टेप अप यानी बढ़ाना पड़ता है, वहीं हमारे घरों में सुरक्षित इस्तेमाल के लिए उसे स्टेप डाउन करके कम करना पड़ता है। इन दोनों टाइप्स की सही पहचान करना किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण चरण की ओर, समीकरण, हानियां और दक्षता। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ मशीन के पुर्जों को जान लेना ही काफी नहीं है। एक नौसिखिए से एक असली टेक्नीशियन बनने के लिए ईएमएफ समीकरणों पर पकड़ बनाना, ट्रांसफॉर्मर में होने वाली हानियों को समझना और उसकी दक्षता या एफिशिएंसी को मापना एकदम जरूरी है, क्योंकि यही वो हानियां हैं जो तय करती हैं कि मशीन कितनी गर्म होगी और कितनी बिजली बर्बाद होगी। जो इन गणितीय समीकरणों को समझ गया, समझ लीजिए उसने इस मशीन की असली धड़कन को पहचान लिया। चलिए अब बात करते हैं चौथे चरण की, कूलिंग, रखरखाव और उपयोग। ये वो चरण है जहां किताबें बंद होती हैं और असली दुनिया का प्रैक्टिकल काम शुरू होता है। फील्ड में काम करते वक्त ट्रांसफॉर्मर ऑयल को हैंडल करना, मशीन को ओवरहीट होने से बचाने के लिए अलग अलग कूलिंग के तरीके आजमाना, इसके ढेरों उपयोगों को समझना और सही समय पर इसका रखरखाव करना, ये वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो असल में किसी भी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन के रोजमर्रा के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम चरण पर, परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी। आइए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है।
अब तक हमने जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, उन पर महारत हासिल करने का सीधा फायदा इन 4 अहम पड़ावों को पार करने में मिलता है। चाहे वो आपकी मेन ITI की परीक्षा हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT हो, एग्जामिनर के सामने होने वाला वाइवा हो, या फिर आपके करियर के लिए सबसे ज़रूरी जॉब इंटरव्यू। आपकी ये मजबूत नींव हर एक कदम पर आपकी सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ कर देती है। आइए आज हम इलेक्ट्रिकल दुनिया के सबसे दिलचस्प और सच कहें तो सबसे जरूरी डिवाइस यानी ट्रांसफार्मर पर एक गहरी नजर डालते हैं। बेसिक से लेकर फील्ड की असली चुनौतियों तक ये हमारा पूरा रोड मैप होने वाला है। चाहे आप इस फील्ड से जुड़े हों या फिर बस ये जानने को उत्सुक रहते हों कि ये भारी भरकम मशीनें काम कैसे करती हैं, ये चर्चा बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा मकसद इस अक्सर जटिल समझे जाने वाले टॉपिक को बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से समझना है। जब हम इन भारी भरकम तकनीकी बातों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं ना, तो चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ब खुद समझ आने लगती हैं। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के मुख्य कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर बनावट और प्रकार देखेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस, कूलिंग और रखरखाव पर बात करेंगे, फिर CT और PT का ओवरव्यू लेंगे और आखिर में वाइवा और इंटरव्यू की तैयारी पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, ट्रांसफार्मर के मुख्य कॉन्सेप्ट, जो हमारी इलेक्ट्रिकल लर्निंग की असली नींव है। किसी भी मशीन के पुर्जे खोलने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो काम कैसे करती है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो पावर या फ्रीक्वेंसी को छेड़े बिना वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है। और इसका सीक्रेट क्या है? इसका सिद्धांत है फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब सोचिए, बिना तारों के आपस में जुड़े सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के जरिए एक कॉइल से दूसरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। हैरा कमाल की बात। यही इंडक्शन का विज्ञान तो पूरी इलेक्ट्रिकल दुनिया का बेस है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, बनावट और ट्रांसफार्मर के प्रकार यानी इसके निर्माण खंड। थ्योरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि असल में ये बनता कैसे है। एक ट्रांसफार्मर के 2 मेन हिस्से होते हैं, एक इसका कोर और दूसरी वाइंडिंग। कोर लोहे की पतली पतली पत्तियों से बना होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को रास्ता देता है, और वाइंडिंग तांबे के तारों की होती है। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये 2 तरह का होता है। अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप और घटाना है तो स्टेप डाउन। जैसे बड़े पावर स्टेशंस पर स्टेप अप लगा होता है और हमारे घरों के बाहर वाले खंभों पर स्टेप डाउन। एक प्रोफेशनल को ये पहचानना अच्छे से आना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, प्रदर्शन, कूलिंग और रखरखाव यानी इसके व्यावहारिक संचालन के कारक। जब ये मशीन असल दुनिया में दिन रात काम करती है तो एक पूरी साइकिल चलती है। सबसे पहले काम करते वक्त कुछ एनर्जी का नुकसान होता है, जिसे हम कॉपर लॉस या आयरन लॉस कहते हैं। अब ये नुकसान कैसे बाहर आता है? भयंकर गर्मी के रूप में। मशीन लिटरली बहुत गर्म हो जाती है। तो अब इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, जिसमें तेल या हवा का इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये मशीन सालों साल बिना थके चलती रहे, इसके लिए सही समय पर तेल बदलना और इसकी साफ सफाई करना यानी रखरखाव सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पूरी एक परफेक्ट इंजीनियरिंग की कहानी है। अब बारी है सेक्शन 4 की, CT और PT का ओवरव्यू, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये CT और PT क्या हैं? करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हमारे वो आम गली मोहल्ले वाले पावर ट्रांसफार्मर से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका काम घरों में बिजली पहुंचाना नहीं है, बल्कि इनका काम है बड़े बड़े वोल्टेज और हैवी करंट को सुरक्षित तरीके से नापना और सिस्टम को बचाने वाले उपकरणों यानी रिले को सिग्नल देना। आप इन्हें पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की आंख और कान कह सकते हैं। अगर आपको फील्ड में उतरना है तो इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स की अच्छी नॉलेज होना तो बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। और अब हमारा आखिरी और 5वां सेक्शन, वाइवा और इंटरव्यू की तैयारी, जहां होगा ज्ञान का असली आकलन। देखिए, सब कुछ सीख लेने के बाद असली टेस्ट तो अपनी नॉलेज को साबित करना ही है। वाइवा में अक्सर आपके फंडामेंटल्स और थ्योरी चेक की जाती हैं कि आपको बेसिक्स कितने क्लियर हैं, लेकिन असली चुनौती इंटरव्यू में होती है। इंटरव्यू लेने वाले ये देखते हैं कि क्या आपका ये किताबी ज्ञान आपको किसी असली, चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी खतरनाक इंडस्ट्रियल माहौल में सुरक्षित काम करने के लायक बनाता है या नहीं। इंटरव्यू दरअसल आपकी प्रैक्टिकल समझ की असली परीक्षा है। वैसे ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से ही बढ़ती है, अपने तक रखने से नहीं। इस जानकारी को अपने साथी स्टूडेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
जब हम इस तरह की टेक्निकल नॉलेज आपस में बांटते हैं तो पूरी कम्युनिटी एक साथ आगे बढ़ती है। तो अब कंट्रोल आपके हाथ में है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऐसा कौन सा दूसरा टॉपिक है जिसे आप इसी तरह गहराई से और बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं? चाहे वो मोटर वाइंडिंग हो या वायरिंग के रूल्स, हमें जरूर बताइए कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। आज हमने ट्रांसफार्मर के बेसिक सिद्धांतों से लेकर उसके पुर्जों, वर्किंग और इंटरव्यू तक का एक शानदार सफर तय किया। अगली बार जब आप सड़क से गुजरते हुए किसी खंबे पर उस शांत से दिखने वाले बड़े से लोहे के डब्बे को देखेंगे तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा उसके अंदर ऊर्जा का कितना पावरफुल, कितना सटीक और कितना खूबसूरत विज्ञान चुपचाप अपना काम कर रहा है। मॉडर्न दुनिया को 24 घंटे पावर करने वाली हैवी मशीन्स यानी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, सच कहें तो इनके बिना हमारी जिंदगी रुक सी जाएगी। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन मशीन्स की वर्किंग का एक मशीन हेल्थ चेक करने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी के वाइटल्स चेक करते हैं, इंजीनियर्स भी इन ट्रांसफॉर्मर्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आखिर में यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तय करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कितना स्टेबल रहेगा। चलिए जल्दी से अपने रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। पहले हम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी बेसिक्स पर बात करेंगे, फिर वोल्टेज रेगुलेशन को समझेंगे, उसके बाद कूलिंग मेथड्स को देखेंगे और आखिर में एसेंशियल ऑयल टेस्टिंग पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले वाइटल साइन के साथ, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी बेसिक्स। किसी भी मशीन की हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है? उसकी एफिशिएंसी, राइट? इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है आउटपुट पावर और इनपुट पावर के बीच का एक प्रिसाइज रेशियो। अगर एक हेल्दी ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये कोर कॉन्सेप्ट उसकी फंडामेंटल बेसलाइन होती है, यानी हम कितनी पावर उसमें भेज रहे हैं और बदले में वो हमें कितनी पावर वापस दे रहा है। बिना इस बेसिक मेजरमेंट को समझे इस हैवी इक्विपमेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इस वाइटल मैट्रिक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। इंजीनियर्स इसी फॉर्मूला से परफॉर्मेंस निकालते हैं। आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करना हमें एक फ्रैक्शन देता है और 100 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास एक एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाता है। ये परसेंटेज हमें साफ साफ बता देता है कि ट्रांसफार्मर पावर को कितने स्मूथली हैंडल कर रहा है बिना किसी मेजर एनर्जी लॉस के। अब यहां एक ऐसी फिगर आती है जो सच में हैरान कर देती है, 95 से 99%। ये अपने आप में एक इनक्रेडिबली हाई ऑपरेशनल स्टैंडर्ड है। ज्यादातर ट्रांसफार्मर्स की एफिशिएंसी इसी एलीट रेंज के अंदर आती है। मतलब जरा सोचिए, इनपुट पावर का सिर्फ 1 से 5% हिस्सा ही वेस्ट होता है, बाकी पूरी की पूरी एनर्जी इफेक्टिवली आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है। ये दिखाता है कि ये मशीन्स इंजीनियरिंग का कितना बेहतरीन नमूना है। एफिशिएंसी के बाद अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाइटल साइन पर, अंडरस्टैंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन। अब जब इस मशीन पर इलेक्ट्रिकल लोड्स का हेवी फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है तब ये कैसे रिएक्ट करती है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्ट्रेस टेस्ट के दौरान ब्लड प्रेशर चेक करना। यहां 2 डिस्टिंक्ट स्टेट्स होती हैं। एक है नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, जब ट्रांसफार्मर एकदम रिलैक्स है, उस पर कोई लोड नहीं है, और दूसरी है फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, जब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर जोर लगा रहा है। इन दोनों स्टेट्स के सेकेंडरी वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है, बस उसे ही टेक्निकल भाषा में वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी गोल्डन रूल अप्लाई होता है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम होना चाहिए। रूल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नो लोड और फुल लोड के बीच सेकेंडरी वोल्टेज का ये गैप जितना छोटा होगा, ट्रांसफार्मर की हेल्थ उतनी ही अच्छी और स्टेबल मानी जाएगी। कम गैप का मतलब है फ्लक्चुएशन कम और सिस्टम उतना ही फिजिकली स्ट्रांग। खैर, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब इन ट्रांसफार्मर्स पर इतना हैवी लोड आता है और मशीन इतने इंटेंस फिजिकल स्ट्रेस से गुजरती है, तो आखिर इन्हें जलने से या ओवरहीट होने से कैसे बचाया जाता है? ये सवाल अब हमें वाइटल से आगे निकलकर मेंटेनेंस के एक नए फेज की तरफ ले जाता है। तीसरा हिस्सा, ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड्स, यानी इन मशीन्स का टेम्परेचर कंट्रोल। जैसे एक वर्किंग इंजन को हीट से बचाने के लिए कूलिंग की जरूरत होती है, वैसे ही इन ट्रांसफार्मर्स के स्केल के हिसाब से अलग अलग कूलिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे छोटों के लिए एयर नेचुरल कूलिंग यूज होती है। थोड़े बड़े स्केल पर ऑयल नेचुरल मेथड आता है, जहां मशीन के अंदर का ऑयल खुद सर्कुलेट होकर कूलिंग देता है। अगर कैपेसिटी और ज्यादा हो तो फोर्स्ड एयर मेथड लगाना पड़ता है, जिसमें एक्सटर्नल फैंस एक्टिवली कूलिंग करते हैं। और आखिर में जो मैसिव पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनके एक्सट्रीम हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम यूज होता है। हर साइज के लिए एकदम परफेक्ट और ऑप्टिमाइज स्ट्रैटेजी। और अब आते हैं इस चेकअप के चौथे और आखिरी फेज पर, इसेंशियल ऑयल टेस्टिंग।
अगर हम एक ट्रांसफॉर्मर को जिंदा इंसान मान लें तो कूलिंग सिस्टम उसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, और ये जो अंदर का ऑयल है ये बिल्कुल उसके ब्लड की तरह है। इसीलिए ऑपरेशनल सेफ्टी को बनाए रखने के लिए इस ऑयल की पीरियोडिक टेस्टिंग करना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इसे आप मशीन के क्रिटिकल लैब टेस्ट समझ लीजिए। अगर वक्त वक्त पर ये रूटीन टेस्ट्स नहीं होंगे तो अंदर की इंटरनल फॉल्ट्स पकड़ी नहीं जाएंगी और पूरा ऑपरेशन किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए लैब में 3 प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं: बीडीवी टेस्ट, एसिडिटी टेस्ट और मॉइस्चर टेस्ट। ये तीनों स्पेसिफिक टेस्ट्स मिलकर इस फ्लूइड की इंटरनल हेल्थ को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का ये ब्लड वर्क बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ताकि मशीन बिना किसी इंटरप्शन के अपना काम करती रहे। तो इस पूरे हेल्थ चेक को समझने के बाद एक आखिरी थॉट पर फोकस करते हैं। जरा सोचिए, ये 99% एफिशिएंसी, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, परफेक्ट कूलिंग मेथड्स और स्ट्रिक्ट लैब टेस्ट्स, ये सब मिलकर किस तरह हमारे मॉडर्न पावर ग्रिड्स को इतना रिलायबल बनाते हैं। इन्हीं रिगरस मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के दम पर ही तो हर रोज हमारी दुनिया की लाइट्स बिना रुके चलती रहती हैं। एक आम सा दिखने वाला ट्रांसफॉर्मर असल में कितना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पता आने वाले वक्त में ये ग्रिड सिस्टम्स और भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाएं। नमस्ते और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कभी आपने गौर किया है कि फोन या लैपटॉप का चार्जर थोड़ी देर इस्तेमाल करने के बाद गर्म क्यों हो जाता है? बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प घटना को एक बहुत बड़े ग्रिड स्तर के पैमाने पर समझने वाले हैं। हम अक्सर बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड आखिर काम कैसे करता है? और सबसे अहम बात, ट्रांसफॉर्मर में ये एनर्जी लॉसेस या कहें इनएफिशिएंसीज आखिर होती क्यों हैं? मतलब वो कौन सी फिजिक्स है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती हैं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के फर्क से, फिर हम समझेंगे लॉसेस के प्रकार, उसके बाद आयरन लॉस और उसके समाधान, फिर कॉपर लॉस और उसके कारण, और आखिर में बात करेंगे लीकेज फ्लक्स की। भाग 1, आइडियल बनाम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। एक तरह से ये फैंटेसी और रियलिटी की लड़ाई है। एनर्जी ट्रांसफर की दुनिया में ना एक बड़ा ही कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ है फिजिक्स की एकदम परफेक्ट फैंटेसी और दूसरी तरफ है इंजीनियरिंग की थोड़ी मेसी हकीकत। अब एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर को ही ले लीजिए। इसमें कोई कॉपर लॉस नहीं होता, कोई आयरन लॉस नहीं होता और ना ही कोई लीकेज फ्लक्स होता है, मतलब 100% परफेक्शन। लेकिन असली दुनिया की इंजीनियरिंग इतनी साफ सुथरी नहीं होती है। एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में गर्मी भी पैदा होती है और उसमें कई तरह की ऐसी इनहेरेंट हानियां होती हैं जिनसे इंजीनियरों को रोजाना जूझना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी पूरी 100% मानी जाती है। सुनने में कितना अद्भुत लगता है ना? लेकिन असलियत यह है कि 100% एफिशिएंसी वाली मशीन सिर्फ किताबों में ही मिल सकती है। असल जिंदगी में मदर नेचर यानी प्रकृति और थर्मोडायनेमिक्स के नियम बहुत सख्त हैं। प्रकृति हमेशा अपना एनर्जी टैक्स वसूलती ही है। प्रैक्टिकल दुनिया में आप चाहे कुछ भी कर लें, ऊर्जा का कुछ न कुछ हिस्सा हमेशा नष्ट होगा ही। तो अब आते हैं भाग 2 पर, ट्रांसफॉर्मर लॉसेस के प्रकार। जब भी कोई प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर काम करता है तो प्रकृति हमारे सामने मुख्य रूप से 2 बड़े विलन लाकर खड़ी कर देती है। पहला है आयरन लॉस और दूसरा है कॉपर लॉस। एनर्जी के बर्बाद होने के पीछे यही दोनों सबसे बड़े कारण हैं। आपने कभी सड़क किनारे रखे ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरते हुए वो गूंजने वाली हमम की आवाज सुनी है या उसकी गर्मी महसूस की है? वो सब इन्हीं दोनों का नतीजा है। तो चलिए अब जरा इनके पीछे की फिजिक्स को डीकोड करते हैं। भाग 3, आयरन लॉस और उसके समाधान। अब हम सीधा ट्रांसफॉर्मर के कोर के अंदर झांकेंगे। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आयरन लॉस भी 2 तरह का होता है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस की। होता क्या है कि जब ट्रांसफॉर्मर काम करता है तो उसका कोर लगातार बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप एक लोहे के पेपर क्लिप को बार बार ऊपर नीचे मोड़ रहे हों। क्या होगा? लगातार मोड़ने से अंदरूनी घर्षण पैदा होगा और वो पेपर क्लिप गर्म हो जाएगा, राइट? बिल्कुल यही चीज ट्रांसफॉर्मर के कोर के अंदर होती है। इस लगातार बदलती मैग्नेटिक प्रक्रिया से जो फ्रिक्शन पैदा होता है वही एनर्जी को वेस्ट करके गर्मी में बदल देता है और इसी को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। आयरन लॉस का दूसरा रूप है एडी करंट लॉस। इसे विजुअलाइज करने के लिए एक बहती हुई नदी के बारे में सोचिए।
जिसमें छोटे छोटे भंवर बन रहे हों। ये भंवर पानी को आगे ले जाने में तो कोई मदद नहीं करते, बल्कि सिर्फ टर्ब्यूलेंस बढ़ाते हैं और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, है ना? ठीक इसी तरह जब कोर के अंदर भटके हुए इंड्यूस्ड करंट बहने लगते हैं तो वो मेन करंट फ्लो का हिस्सा नहीं होते। ये अनियंत्रित करंट बस कोर के भीतर गोल गोल घूमते हैं और हमारी कीमती ऊर्जा को बिना किसी वजह के गर्मी के रूप में उड़ा देते हैं। लेकिन हमारे इंजीनियर्स भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने इसके कमाल के इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस निकाले हैं। हिस्टेरेसिस लॉस की उस अंदरूनी घर्षण को कम करने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील जैसी स्पेशल सामग्री से बनाया जाता है। और रही बात उन छोटे बिजली के भंवरों की, यानी एडी करंट्स की, तो उन्हें रोकने के लिए पूरे कोर को एक सिंगल ठोस ब्लॉक की तरह नहीं रखा जाता। इसके बजाय उसे लैमिनेटेड कोर में बदल दिया जाता है। मतलब उसे पतली पतली परतों में काटकर उनके बीच में इंसुलेशन लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी में भंवरों को रोकने के लिए बीच बीच में छोटी रुकावटें डाल देना। काफी स्मार्ट तरीका है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, कॉपर लॉस और इसके कारण। अब हम कोर से निकलकर ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स यानी उसके तारों की ओर आते हैं जहां कॉपर लॉस होता है। अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो इसका फॉर्मूला है I²R। मतलब ये सीधे तौर पर रेजिस्टेंस का ही नतीजा है। आपने पक्का कभी न कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी एक्सटेंशन कॉर्ड में बहुत सारे भारी उपकरण लगा देते हैं तो तार गर्म होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब करंट तार के नेचुरल रेजिस्टेंस से होकर गुजरने की कोशिश करता है तो वो अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा गर्मी में बदल देता है। करंट जितना ज्यादा होगा ये कॉपर लॉस उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, भाग 5, लीकेज फ्लक्स। ऊर्जा की बर्बादी का जो आखिरी बड़ा कारण है वो है लीकेज फ्लक्स। देखिए, एक आइडियल दुनिया में ट्रांसफॉर्मर का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से निकलकर सीधे सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ वैसा ही है जैसे आप दूर से एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डाल रहे हो। आप चाहे कितने भी फोकस के साथ पानी डालें, कुछ बूंदें तो हवा में छलक ही जाएंगी। ठीक इसी तरह एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को पूरी तरह से बांधकर नहीं रख सकता। नतीजा, कुछ फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचने के बजाय बेकार ही आसपास की हवा में लीक हो जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। चूंकि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर बनाना फिजिकली इम्पॉसिबल है, तो क्या भविष्य की टेक्नोलॉजी कभी इन लॉसेस को जीरो के इतने करीब ला पाएगी कि हमें इस एनर्जी टैक्स की फिक्र ही ना करनी पड़े? हाँ, परफेक्शन हासिल करना भले ही नामुमकिन लगता हो, लेकिन सोचिए, सुपरकंडक्टर्स और नए एडवांस मटेरियल्स के साथ इंजीनियरिंग में आने वाले बदलाव क्या क्रांति ला सकते हैं। ये सोचना ही अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं, और वो है ट्रांसफॉर्मर्स की इंजीनियरिंग और उसकी मेंटेनेंस के बेसिक फंडामेंटल्स। ये भारी भरकम मशीनें असल में हमारे पूरे पावर नेटवर्क की रीढ़ होती हैं, और इनके जटिल काम करने के तरीके को आसानी से डिकोड करना वाकई में एक शानदार अनुभव होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अक्सर सड़क के किनारे रखे ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरते हुए एक खास तरह की हमिंग साउंड या भिन-भिनाहट सुनाई देती है ना? कभी सोचा है कि बाहर से बिल्कुल शांत और स्थिर दिखने वाली यह मशीन आखिर ये आवाज क्यों निकालती है? बस इसी दिलचस्प रहस्य को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो आज हम जिन मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है, पहला, ट्रांसफॉर्मर के मुख्य प्रकार, दूसरा, केवीए रेटिंग और नेम प्लेट, तीसरा, ट्रांसफॉर्मर में आने वाले फॉल्ट्स और वो खास शोर, और आखिर में इसकी मेंटेनेंस और बीडीवी टेस्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के मुख्य प्रकारों के बारे में। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डिज़ाइन वाकई काफ़ी दिलचस्प होता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, और इसी एक वाइंडिंग की वजह से ये साइज में छोटा, सस्ता और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा समझौता भी है, इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिल्कुल नहीं मिलता। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, जो तय करता है कि इसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ नहीं। अब अगर मेजरमेंट की बात करें तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर काम आते हैं। इसमें दो मेन टाइप होते हैं, सीटी और पीटी। सीटी यानी करंट ट्रांसफॉर्मर, जो हाई करंट को लो करंट में बदलता है और एमीटर के साथ यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का काम है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना, और इसे वोल्टमीटर के साथ जोड़ा जाता है। इन दोनों का ये एकदम उल्टा काम। इन्हें हमेशा के लिए याद रखने का सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, केवी रेटिंग और ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट। अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किलोवॉट यानी केडब्ल्यू की बजाय हमेशा केवीए में ही क्यों होती है।
इसका सीधा सा जवाब ये है कि ट्रांसफॉर्मर में पावर फैक्टर फिक्स नहीं होता। ये पूरी तरह से बदलने वाली चीज है, यानी वेरिएबल है। इन मशीनों के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रांसफॉर्मर पर लगी नेम प्लेट असल में उसका ऑफिशियल आईडी कार्ड या पासपोर्ट होती है। इसमें वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, फ्रीक्वेंसी, फेज, केवीए रेटिंग, तेल की मात्रा और मैन्युफैक्चरर का नाम जैसी डिटेल्स होती हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स या टेक्निकल डेटा नहीं है, बल्कि ये वो बेहद अहम जानकारी है जो एक इंजीनियर को इस मशीन को सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करने के लिए हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ट्रांसफॉर्मर में होने वाले फॉल्ट्स और वो खास शोर। शुरुआत में हमने उस हमिंग साउंड की बात की थी ना, तो उसका राज ये है कि जब एसी फ्लक्स में बार बार बदलाव होता है तो ट्रांसफॉर्मर का कोर वाइब्रेट करने लगता है। बस इसी वाइब्रेशन या कंपन से वो हमिंग साउंड पैदा होती है। फ्लक्स के इसी लगातार बदलते रहने की वजह से ऐसा लगता है मानो ये मशीन अपनी इस खास आवाज के साथ एकदम जिंदा हो गई हो। लेकिन इस मशीन का सफर हमेशा इतना शांत नहीं होता। इसके कुछ सबसे बड़े दुश्मन हैं: ओवरहीटिंग, ऑयल लीकेज, शॉर्ट सर्किट, वाइंडिंग का जलना, इंसुलेशन फेलियर और कोई अजीब सा शोर आना। ये वो कॉमन लेकिन खतरनाक खराबियां हैं जो पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को बर्बाद कर सकती हैं। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पावर ग्रिड की स्टेबिलिटी को बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है। और अब हमारा आखिरी टॉपिक, ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस और बीडीवी टेस्ट। इन मशीनों को सही सलामत रखने के लिए एक प्रॉपर मेंटेनेंस रूटीन फॉलो करना पड़ता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले ऑयल लेवल और लीकेज चेक किया जाता है। फिर ब्रीदर की सिलिका जेल देखते हैं। इसके बाद टेम्परेचर की जांच होती है। सारे कनेक्शंस अच्छी तरह टाइट हैं या नहीं, ये पक्का किया जाता है। कूलिंग फैन चेक करते हैं और आखिर में अर्थिंग देखी जाती है। सिस्टम को किसी भी बड़े हादसे से बचाने के लिए एक इंजीनियर को ये सारे स्टेप्स बड़ी ही बारीकी से पूरे करने होते हैं। मेंटेनेंस में जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो है बीडीवी टेस्ट, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। ये ट्रांसफार्मर ऑयल का टेस्ट होता है। देखिए, ये तेल किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए उसके लाइफ ब्लड की तरह है, जो इंसुलेशन और कूलिंग दोनों का काम संभालता है। अगर टेस्ट में बीडीवी का लेवल बहुत कम आता है तो तेल को पूरी तरह से रिप्लेस करना ही पड़ता है। ये एक ऐसा कड़ा नियम है जिसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जरा सोचिए, जब ओवरहीटिंग या इंसुलेशन फेलियर जैसी दिक्कतें इन अहम मशीनों को इतनी आसानी से खत्म कर सकती हैं, तो बेहतर मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी के बिना हमारे फ्यूचर के इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे के स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हेलो, आज हम सीधा इलेक्ट्रिसिटी के उस सफ़र पे चलेंगे जो पावर स्टेशन से हमारे घरों तक आता है। जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स के सिद्धांत और उनके क्लासिफिकेशन को डीकोड करने वाले हैं। ये इंजीनियरिंग का वो मास्टरपीस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। अब सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल। जरा सोचिए, एक विशाल पावर स्टेशन और आपके हाथ में मौजूद एक छोटे से मोबाइल चार्जर के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? मतलब इतनी हजारों वोल्ट की बिजली हमारे छोटे से नाजुक फोन तक कैसे पहुंचती है? कोई जादू नहीं है यहाँ, बल्कि ये सारा कमाल ट्रांसफार्मर के इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का है। यही वो डिवाइस है जो इतनी भारी भरकम ऊर्जा को हमारे गैजेट्स के लायक बनाता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहले हम ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, फिर स्टेप अप वर्सेस स्टेप डाउन का मुकाबला देखेंगे, उसके बाद टर्न्स रेशियो का गणित सुलझाएंगे और आखिर में सबसे जरूरी ईएमएफ इक्वेशन को देखेंगे। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशंस एक्सप्लेन्ड। देखते हैं कि इन्हें आखिर बांटा कैसे जाता है। अब इस टेबल को देखिए। ट्रांसफार्मर्स को मुख्य रूप से 3 बेसिस या आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, जिससे पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। पहला है वोल्टेज, जिसके अंदर आपके स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आते हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्शन या बनावट, जिसमें कोर टाइप और शेल टाइप होते हैं। और तीसरा है यूसेज यानी इस्तेमाल, जहां पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट और ऑटो ट्रांसफार्मर आते हैं। बस इस एक सिंपल सी टेबल से आपको ट्रांसफार्मर्स के पूरे खानदान का एक बढ़िया बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। चलिए अब दूसरे और सबसे पॉपुलर हिस्से पर आते हैं, स्टेप अप वर्सेस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब
ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हमारी असल जिंदगी से कैसे जुड़े हैं वो देखते हैं। लेफ्ट साइड में है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यहाँ सिंपल सा रूल है, सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होती है और सेकेंडरी टर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। इसका सबसे तगड़ा इस्तेमाल बड़े पावर स्टेशंस में होता है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राइट में है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ कहानी उल्टी है, सेकेंडरी वोल्टेज और टर्न्स दोनों कम होते हैं। आपके मोबाइल चार्जर, अडाप्टर और घर की पावर सप्लाई में यही काम आता है। मतलब एक तरफ बड़े बड़े पावर प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ हमारी जेब में रखा चार्जर। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, क्रैकिंग द टर्न्स रेशियो। अब थोड़ा इसके पीछे का गणित देखते हैं। V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। देखने में ये बस कुछ अक्षर लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये वोल्टेज और टर्न्स के बीच का रिलेशन समझने का एक चीट कोड है और इसी को टर्न्स रेशियो कहा जाता है। इस फॉर्मूले को डिकोड करना बहुत जरूरी है। बहुत ही सिंपल है। V1 है प्राइमरी वोल्टेज, V2 है सेकेंडरी वोल्टेज, N1 यानी प्राइमरी टर्न्स और N2 मतलब सेकेंडरी टर्न्स। बस इन वेरिएबल्स को ऐसे अलग अलग करके देख लीजिए, पूरी इक्वेशन अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और इस टर्न्स रेशियो का सबसे गोल्डन रूल क्या है? वो ये है कि अगर सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी और अगर वो कम होंगे तो वोल्टेज भी घटेगी। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर लॉजिक एकदम सीधा और सिंपल है। सिर्फ टर्न्स की गिनती बदलिए और वोल्टेज उसी के हिसाब से बदल जाएगी। बिल्कुल किसी पहेली के सुलझने जैसा है ये। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, द एसेंशियल ईएमएफ इक्वेशन। E इज इक्वल टू 4.44 F N phi m। phi m इसे अच्छे से देख लीजिए, ये है ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन। अगर आप ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं तो इसके बिना बात ही नहीं बन सकती। ये इस पूरी थ्योरी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब इसके हर एक हिस्से को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप इसे कभी ना भूलें। यहां E का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, N हो गया आपके नंबर ऑफ टर्न्स और phi m का मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स। जब ये सारे एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तब जाकर ये पावरफुल इक्वेशन तैयार होती है। यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता दूं, ये फॉर्मूला एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। जी हां, बिल्कुल रट लीजिए इसे। अगर आप इस टॉपिक की गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आपको किसी भी टेस्ट या एग्जाम में बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकती है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। आप अभी जिस भी डिवाइस पर इस चर्चा को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप, जरा सोचिए उसे पावर देने के लिए इस वक्त किस तरह के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो थ्योरी अभी हमने डिस्कस की, उसे अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देखिए, असली समझ वही है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के चलिए आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करते हैं जो सच में हमारी पूरी आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। अब ये सिर्फ बिजली के खंभों पर टंगा कोई भारी भरकम लोहे का बक्सा नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड तक हर जगह इसी का राज है। आज हम इसी के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और खास तौर पर उन छात्रों के लिए कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे जो भविष्य में हमारे घरों को रोशन रखने वाले हैं। हम सभी रोज अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि घर के सॉकेट में दौड़ रहा 220 वोल्ट का वो तेज एसी करंट एक छोटे और नाजुक से मोबाइल फोन को पल भर में राख क्यों नहीं कर देता? मतलब लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए ना? लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उस 220 वोल्ट की खतरनाक पावर को सीधे फोन में जाने से रोक दिया जाता है। उसे एक बहुत ही कम और सुरक्षित वोल्टेज में बदलना पड़ता है ताकि बैटरी ओवरलोड होकर फटे नहीं। और सच मानिए, यहीं से इस कमाल की तकनीक का असली जादू शुरू होता है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखें तो एक तरफ घर का वो छोटा सा चार्जर है जो 220 वोल्ट एसी को फोन के लिए कम कर रहा है, और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बिजली विभाग भी बिल्कुल यही काम कर रहा है। वो विशाल ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल करके पावर ग्रिड के उस डरा देने वाले हाई वोल्टेज को हमारे घरों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। तो देखा जाए तो तकनीक बिल्कुल एक ही है, बस उसका आकार और पैमाना बदल जाता है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक ही बेसिक सिद्धांत हमारे फोन को भी बचाता है और पूरे शहर के ग्रिड सिस्टम को भी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। ITI छात्रों के लिए मार्गदर्शिका, मुख्य इलेक्ट्रिकल अवधारणाओं में महारत हासिल करना।
जो लोग वास्तव में इस बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, उनके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है। तो एक ITI छात्र के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वो है स्टेप अप और स्टेप डाउन के बीच के अंतर को एकदम बारीकी से समझना। कब वोल्टेज को बढ़ाना है ताकि बिना ऊर्जा बर्बाद किए उसे लंबी दूरी तक भेजा जा सके, और कब उसे घटाना है ताकि वो हमारे घरों और उपकरणों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रहें। ये जानना किसी भी इलेक्ट्रीशियन के काम का एकदम बेस है, और ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे बस किताब में पढ़ लिया और भूल गए, बल्कि ये वो प्रैक्टिकल जानकारी है जो फील्ड में हर एक दिन काम आती है। अब आते हैं एक थोड़े तकनीकी लेकिन शायद सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक पर, और वो है EMF इक्वेशन, यानी EMF इक्वेशन। ये वो मुख्य गणितीय फॉर्मूला है जो ये तय करता है कि मशीन के अंदर आखिर कितनी बिजली या वोल्टेज पैदा होने वाली है। इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करने वाले हर एक छात्र को ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए। इसे समझे बिना ट्रांसफार्मर के काम करने के तरीके को गहराई से समझना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन एक बार ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया तो समझ लीजिए कि इस मशीन की पूरी कार्यप्रणाली एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा ना, तो चलिए अब कुछ व्यावहारिक और प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं। भविष्य के पेशेवरों को सिर्फ फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, उन्हें अपनी टूल किट भी एकदम मजबूत बनानी होगी, जैसे कि ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना, ऊर्जा की जो लॉसेस या नुकसान होते हैं उन्हें समझना, और हाँ, मशीनों पर लगी उस नेम प्लेट को पढ़ना। ये नेम प्लेट बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से मशीन की क्षमता और उसकी लिमिट्स का पता चलता है। इसके अलावा सही वायरिंग कनेक्शन करना और एग्जाम्स के लिए वाइवा सवालों का लगातार अभ्यास करना, ये सब एक बेहतरीन और कामयाब इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए बहुत ही शानदार और ज़रूरी कदम है। तो जैसा कि आज हमने देखा, हमारे एक छोटे से मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने से लेकर हमारे पूरे घर को रोशन रखने तक सब कुछ इसी वोल्टेज के एकदम सही कंट्रोल पर टिका है। और इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे आने वाले प्रमाणित इलेक्ट्रीशियनों के कंधों पर ही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कल के ये पेशेवर इस कमाल की तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने और हमारी दुनिया को ऐसे ही सुरक्षित रूप से रोशन रखने के लिए तैयार हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की इस दिलचस्प दुनिया को डीकोड करते हैं। सड़क किनारे खंभों पर रखे हुए उन उबाऊ शांत लोहे के बक्सों को तो सबने देखा ही होगा, है ना? लेकिन सच मानिए वो कोई साधारण बक्सा बिल्कुल नहीं है। अगर करीब से समझें तो ये एक बेहद जटिल, जिंदा और सांस लेते हुए जीव की तरह काम करता है। तो आज इसी अद्भुत मशीन की शारीरिक रचना और इसके काम करने के शानदार तरीके को गहराई से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधे इस ब्लूप्रिंट में उतरते हैं। इस मशीन को हम परत दर परत समझेंगे, सबसे अंदरूनी हिस्से से लेकर बाहर तक। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर के मुख्य दिल की, फिर इसकी आंतरिक सुरक्षा और इंसुलेशन, उसके बाद तेल और तापमान नियंत्रण, और आखिर में इसके बाहरी ढांचे के अलग अलग हिस्सों की। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ट्रांसफार्मर का मुख्य दिल। अगर हम इस मशीन के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी इसकी हृदय प्रणाली की बात करें तो ये वो जगह है जहां बाहर से आने वाली सारी कच्ची विद्युत ऊर्जा सबसे पहले पहुंचती है। इस कोर को देखिए, ये लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट से बना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ लोहे का कोई एक ठोस ब्लॉक नहीं है, इसे जानबूझकर पतली पतली शीट्स या लैमिनेशन में काटा जाता है। क्यों? ताकि एडी करंट लॉस यानी जो ऊर्जा का नुकसान होता है उसे कम से कम किया जा सके। बुनियादी तौर पर यह कोर ऊर्जा के चुंबकीय बलों या कह लें मैग्नेटिक फ्लक्स को बहने के लिए एक बेहद मजबूत और सुरक्षित रास्ता देता है। अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। ये किसी दिल की धड़कन की तरह ही है, अदृश्य ऊर्जा के ट्रांसफर का एक बहुत ही शानदार 3 चरणों वाला प्रोसेस। स्टेप 1, प्राइमरी वाइंडिंग को एसी इनपुट सप्लाई मिलती है। स्टेप 2, इसी सप्लाई की मदद से कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और स्टेप 3, ये फ्लक्स आउटपुट के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा करता है। जरा सोचिए, तारों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है, फिर भी ऊर्जा का ये बहाव कितनी खूबसूरती से और बिना रुके चलता रहता है। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि इस दिल को भौतिक रूप से 2 बिल्कुल अलग वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में कैसे फिट किया जा सकता है। एक तरफ है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें वाइंडिंग्स
कोर के दोनों किनारों पर लगी होती हैं। और इसके ठीक उलट है शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, जहां वाइंडिंग्स बिल्कुल बीच में होती हैं और कोर उन्हें पूरी तरह से किसी मजबूत आवरण की तरह चारों ओर से घेर कर रखता है। चलिए अब सेक्शन 2 पर आते हैं, आंतरिक सुरक्षा और इंसुलेशन। अब जहां इतनी शक्तिशाली वाइंडिंग्स होंगी, वहां शॉर्ट सर्किट का भयानक खतरा तो होगा ही, जो पूरी मशीन को सेकंडों में राख कर सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस विशाल ऊर्जा को काबू में रखने के लिए किसी बहुत ही हाई टेक तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कागज, सूती धागा यानी कॉटन और वार्निश जैसी बिल्कुल साधारण चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही सिंपल सी चीजें एक मजबूत ढाल का काम करती हैं और मशीन को खुद की ही भयंकर ऊर्जा से तुरंत नष्ट होने से बचा लेती है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही बड़ा और नाटकीय सवाल सामने आता है। जब ट्रांसफॉर्मर इतनी ज्यादा हाई एनर्जी पर लगातार काम कर रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया में पैदा होने वाली उस भयंकर गर्मी का क्या होता है? ये एक ऐसा भारी भरकम थर्मल खतरा है जो सिस्टम के अंदर लगातार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं सेक्शन 3 में, तेल और तापमान नियंत्रण। ये हिस्सा इस मशीन रूपी जीव के खून और पसीने की तरह है। उस विशाल गर्मी को नियंत्रित करने के लिए मशीन के अंदर उच्च गुणवत्ता वाला ट्रांसफॉर्मर ऑयल पंप किया जाता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये तेल 2 बहुत ही क्रिटिकल काम करता है। पहला, ये आंतरिक गर्मी को कम करके कूलिंग देता है, और दूसरा, ये मशीन को एक अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस तेल की क्वालिटी हर हाल में बेहतरीन होनी ही चाहिए। इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही वो तरल है जो सक्रिय रूप से उस जानलेवा गर्मी से लड़ता है। अब इस ब्रीदिंग मैकेनिज्म या सांस लेने की प्रक्रिया को देखिए। ये वाकई लाजवाब है। जब मशीन चलती है तो तेल गर्म होकर फैलता है। इस फैलाव को जगह देने के लिए ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, जो एक तरह से ओवरफ्लो वॉल्व का काम करता है। लेकिन जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है, तब क्या होता है? तब ट्रांसफॉर्मर बाहर से ताज़ी हवा अंदर खींचता है। यहीं पर ब्रीदर फेफड़ों की तरह काम में आता है। इस ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है, जो बाहर से आने वाली हवा को फिल्टर करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हवा की नमी को अंदर जाने से सख्ती से रोकता है। नमी इस तेल के लिए जहर के समान है, और ये फेफड़े उस जहर को अंदर जाने ही नहीं देते। आइए अब इस मशीन की आखिरी परत यानी सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, बाहरी ढांचे के हिस्से। ये बाहरी हिस्से एकदम मशीन की त्वचा और अंगों की तरह काम करते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन बुशिंग्स का काम। मजबूत चीनी मिट्टी, ये पोर्सिलेन से बनी ये बुशिंग्स वो अंग हैं जो हाई वोल्टेज वाली आंतरिक वाइंडिंग को बाहर के बाहरी सर्किट से सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं। पोर्सिलेन का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया और अंदर मची हुई उस हिंसक ऊर्जा के बीच एक बेहद सुरक्षित पुल का काम करता है। और इन सब चीजों को एक साथ सुरक्षित रखने का काम करता है ये मेन टैंक। ये सभी आंतरिक घटकों को अपने अंदर महफूज रखता है और पूरी तरह से उस प्रोटेक्टिव ट्रांसफॉर्मर ऑयल से भरा रहता है। लेकिन सिर्फ तेल भर देना काफी नहीं है, बाहरी कूलिंग के तरीकों को भी बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये बाहरी कूलिंग मेथड्स काम ना करें तो गर्मी बढ़ने के कारण इस पूरे जैविक रूपी सिस्टम का फेल होना बिल्कुल तय है। तो इस पूरी जटिल कार्यप्रणाली को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर हवा में मौजूद सिर्फ एक छोटी सी पानी की बूंद, थोड़ी सी नमी, इतने विशाल और शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मर के तेल को खराब करके पूरी मशीन को तबाह कर सकती है, तो असल में हमारे पावर ग्रिड कितने सुरक्षित हैं? ये सवाल भारी भरकम और मजबूत दिखने वाली इन मशीनों की उस नाजुक सच्चाई को सामने लाता है, जिस पर हमारी पूरी आधुनिक दुनिया की बिजली टिकी हुई है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। जरा सोचिए, एक जगह बदलता हुआ करंट बिना किसी तार या भौतिक संपर्क के किसी बिल्कुल अलग जगह पर वोल्टेज कैसे पैदा कर सकता है? मतलब सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प और अदृश्य शक्ति के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर काम करती है। ये समझना सच में बहुत रोमांचक है कि कैसे बिना छुए ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और हमारे शहरों को रोशन करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का मुख्य विषय है
इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत और इसकी संरचना। ये वो मशीन है जो हमारे आधुनिक जीवन की रीढ़ है। हम इसके पीछे के विज्ञान से लेकर इसके एक एक पुर्जे तक का सफर तय करेंगे। आज हम मुख्य रूप से 3 चीजों पर बात करेंगे। पहला, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, दूसरा, ट्रांसफॉर्मर की मुख्य संरचना, और तीसरा, इसकी सुरक्षा और कूलिंग सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी वो अदृश्य शक्ति जो इस पूरी मशीन की जान है। देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सीधा सा है। जब एक कॉइल यानी तार की कुंडली में बदलता हुआ करंट बहता है तो वो अपने पास रखी दूसरी कॉइल में वोल्टेज पैदा कर देता है। बस इसी घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर लिटरली इसी एक सिद्धांत पर टिका है। अगर ये फिनोमेनन काम ना करे तो ट्रांसफॉर्मर किसी काम का नहीं रहेगा। बिजली का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना इसके बिना बिल्कुल नामुमकिन है। आइए इसे 2 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझते हैं, जिससे कॉज एंड इफेक्ट यानी कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। स्टेप 1, एक बदलता हुआ करंट पहली कॉइल से होकर गुजरता है। ये बस शुरुआत है। और फिर आता है स्टेप 2, बिना किसी सीधे कनेक्शन के उस बदलाव के नतीजे में दूसरी कॉइल में वोल्टेज बन जाता है। मतलब पहली कॉइल में एक्शन हुआ और दूसरी में रिएक्शन। ये सीधा सा फ्लो इस जटिल लगने वाली प्रक्रिया को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, मशीन की मुख्य संरचना, यानी इसके अंदर क्या क्या होता है। एक ट्रांसफॉर्मर मुख्य रूप से इन 10 पुर्जों से मिलकर बनता है। कोर से लेकर कूलिंग सिस्टम तक। ये लिस्ट देख के शायद लग सकता है कि बाप रे, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। लेकिन सच कहूं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लिस्ट हमें बस इस मशीन के स्केल और इसके निर्माण की व्यापकता का अंदाजा दे रही है। हम आगे चलकर इन सबको बहुत ही आसान और याद रहने वाले छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर समझने वाले हैं। सबसे पहले उस लंबी लिस्ट में से इन 2 सबसे अहम हिस्सों को उठाते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने म्यूचुअल इंडक्शन की परिभाषा में पहली कॉइल और दूसरी कॉइल की बात की थी। मशीन के अंदर भौतिक रूप से ये वही दोनों कॉइल हैं। पहली कॉइल को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जहां बाहर से बदलता हुआ करंट आता है, और दूसरी कॉइल है सेकेंडरी वाइंडिंग, जहां वो नया वोल्टेज पैदा होता है ना कमाल की बात? कैसे ये असली पुर्जे सीधे तौर पर भौतिकी के उस अदृश्य नियम को सच में बदल देते हैं। अब ये वाइंडिंग्स हवा में तो लटक नहीं सकती, है ना? इन्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। यहीं पर एंट्री होती है कोर की। कोर दरअसल वो बुनियादी ढांचा या फाउंडेशन है जो इन दोनों वाइंडिंग्स को एक साथ पकड़ कर रखता है। ये ट्रांसफॉर्मर के भीतरी आर्किटेक्चर को पूरा करता है। एक तरह से आप इसे ट्रांसफॉर्मर की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं, जिसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अपना काम कर ही नहीं सकती। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, सुरक्षा और कूलिंग सिस्टम। इसे हम इस मशीन की जीवन रक्षक प्रणाली या लाइफ सपोर्ट भी कह सकते हैं। बाकी बचे हुए 7 हिस्सों को हमने 3 बहुत ही लॉजिकल ग्रुप्स में बांट दिया है ताकि इन्हें समझना आसान हो जाए। पहला है तापमान नियंत्रण या टेम्परेचर कंट्रोल। इसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल और कूलिंग सिस्टम आते हैं, जिनका काम मशीन को ज्यादा गर्म होने से बचाना है। दूसरा ग्रुप है रखरखाव और हवा। इसमें कंजर्वेटर टैंक और ब्रीदर शामिल हैं, जो मशीन को साफ हवा लेने और तेल के फैलाव को मैनेज करने में मदद करते हैं। और अंत में पूरी मशीन की हाउसिंग और सुरक्षा के लिए बाहरी टैंक, इंसुलेशन और बुशिंग्स होते हैं। इनका काम है करंट को सही दिशा में रखना और उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। देखिए, इस तरह से कैटेगराइज कर देने पर ये सारे कॉम्प्लेक्स पुर्जे कितनी आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो हमने अदृश्य साइंस से लेकर इस भारी भरकम मशीन के पुर्जों तक का एक शानदार सफर तय किया। अब अंत में जरा इस सवाल पर विचार कीजिए, क्या होगा अगर म्यूचुअल इंडक्शन का ये इतना सरल सा सिद्धांत अचानक से काम करना बंद कर दे? हमारी पूरी आधुनिक दुनिया, हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेड, सब कुछ इसी एक अदृश्य सिद्धांत पर टिका है। इसके बिना सब ठप पड़ जाएगा। इस बुनियादी इंजीनियरिंग को गहराई से समझने के बाद सच में विज्ञान और इन मशीनों के प्रति हमारा नजरिया ही बदल जाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।